Hello and welcome to another lecture of consumer behavior analysis. Today we will talk about ordinal utility analysis. Indifference curve approach भी कहते हैं इसे. ये हिक्स और एलन ने दिया था. ये जो पूरा हाइपोथेसिस है ये रैंक ऑर्डरिंग के आइडिया पर बेस्ड है, यानी कि हर पर्सन की अपनी प्रायोरिटी लिस्ट है. तो उस प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप प्रेफरेंस पूरा होने पर उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड रेस्ट फॉलोड बाय अदर्स. तो इसको स्टडी करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं. सबसे पहला तो हम एक कंज्यूमर मानेंगे और 3 गुड्स मान लेते हैं, एक्स, वाई और जेड. तो कंज्यूमर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किसको प्रायोरिटी देगा. तो मान लेते हैं उसने एक्स को टॉप प्रायोरिटी माना है, वाई को सेकेंड प्रायोरिटी माना है और जेड को थर्ड प्रायोरिटी माना है. तो थ्रू आउट द प्रोसेस उसकी ये प्रायोरिटी लिस्ट चेंज नहीं हो सकती है और ऑटोमेटिकली जब उसने x को y के ऊपर चूज़ किया है और y को z के ऊपर चूज़ किया है, सो दैट गिव्स उसने x को चूज़ किया है z के ऊपर. जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा कंजम्पशन हम प्रेफर करेंगे लेसर क्वांटिटी के ऊपर. अब हम आ जाते हैं कॉन्वेक्सिटी पर. कॉन्वेक्सिटी में ये माना गया है कि हमारे पास मान लेते हैं 2 ही कमोडिटीज़ हैं, x और y. तो कंज्यूमर के पास x कमोडिटी बहुत ज़्यादा है और y कमोडिटी बहुत कम है. तो उस केस में अगर उसको x कमोडिटी थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़े बट y की क्वांटिटी अगर वो बढ़ा पाए तो उसको ज़्यादा खुशी मिलती है. नाउ विल टॉक अबाउट इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस कर्व 2 कमोडिटीज़ जो आपका सिमिलर सेटिस्फैक्शन दे रही हैं कंज्यूमर को, यानी कि वो सब्स्टिट्यूटेबल हैं, उन 2 कमोडिटीज़ के बीच का ग्राफ है. और ऐसे ही जब कई सारे कर्व्स एक ग्राफ में प्लॉट किए जाते हैं तो हम उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं. अब हम बात कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की. इंडिफरेंस कर्व को हम समझेंगे इस एग्जांपल से. वाई एक्सिस पर कॉफ़ी को प्लॉट किया गया है और एक्स एक्सिस पर सिगरेट को. तो ये बता रहा है कि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही हैं कंज्यूमर को. तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर जहाँ पर सिगरेट दिया हुआ है वो आपका यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, यानी कि 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ एंड रेस्ट सो ऑन, मतलब कि हर बार डिफरेंस 1 का है. जबकि हम ऊपर कॉफ़ी में देखते हैं तो ऐसा नहीं है. यह हमें शेडेड एरिया से पता चलता है कि पहले ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन का रेट था, देन कम हुआ, देन कम हुआ, देन और कम हुआ. इसको हम और डिटेल में देखते हैं. जब कंज्यूमर एक सिगरेट को कंज्यूम कर रहा था तब वो 12 कप्स ऑफ कॉफ़ी ले रहा था. बट जब उसने एक सिगरेट बढ़ाई तो 2 पर आने पर, यानी कि हमारा जो सिगरेट है वो 1 बढ़ा, तब उस केस में कॉफ़ी जो है हमारे वो 12 से 8 पर आई, यानी कि 4 का डिफरेंस हमने देखा. बट अगेन जब 2 से 3 पे गया, यानी कि एक और बढ़ा, उस केस में हमने देखा कि 8 से 5 पर आया, यानी कि 3 का डिफरेंस है. देन अगेन जब 3 से 4 हुआ तो 3 से 4 में अगेन हमारा 1 का डिफरेंस है. बट हम ऊपर देखेंगे 3 पर तो हमारा 5 था बट 4 पर हम देख रहे हैं कि वो 2 ही कप्स ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम कर रहा है, तो हमारा डिफरेंस जो है वो 2 का आ गया. सो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जब सेम यूनिफॉर्म रेट पर हमारा सिगरेट बढ़ता है तो यूनिफॉर्म रेट से कॉफ़ी नीचे नहीं गिरती है. 4, देन 3, देन 2, देन 1. इसको हम शेडेड एरिया में भी देख रहे हैं कि पहले ज़्यादा है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन वो गिर गया, देन कम हो गया, 3 पर आ गया, देन वो और गिर गया, देन वो 2 पर आ गया, देन वो और गिर गया, वो 1 पर आ गया. इसी चीज़ को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है इसका जो स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देता है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका लगातार नीचे गिर रहा होता है इस केस में, एज वी सेड, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. साथ ही हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारा वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स है और वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें भी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इंडिफरेंस मैप. इसमें हम 3 कर्व्स देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 एंड लास्टली वी हैव इंडिफरेंस कर्व 3. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका एक्सट्रीम राइट पर होगा, दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व 3, वो आपका सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है.
और जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पर होता है दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व 1, वो आपका लीस्ट सेटिस्फैक्शन देता है। अब जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर दी गई हैं कि इंडिफरेंस कर्व में हम दो गुड्स की बात करते हैं जो सब्स्टिट्यूटेबल हैं और वो एक दूसरे से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उनका डिक्लाइन कर रहा होता है, वो नीचे गिर रहा होता है, और इसी चीज़ को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कह रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन, विल टॉक अबाउट बजट लाइन। आप कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए हम 2 कमोडिटीज़ परचेज़ करनी है, तो उसके लिए हम एक बजट रखते हैं दिमाग में। इसका मतलब ये होता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ इनकम में हमारा 2 गुड्स हम कैसे खरीदेंगे, उनका हम किस कॉम्बिनेशन में हम उनको खरीद सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है बी और ए के बीच में, वो ये बता रहा है कि बी और ए के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन है, हम कई पॉइंट्स मान लेते हैं, एक यहाँ पर मान लेते हैं, कि यहाँ मान लेते हैं, कि यहाँ मान लेते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर आप खरीद सकते हैं सामान को। बट बी आपका बताता है कि आपने केवल वाई कमोडिटी को लिया है और एक्स को नहीं लिया है, और ए बताता है कि आपने केवल एक्स कमोडिटी को परचेज़ किया है और वाई कमोडिटी उस केस में ज़ीरो है। तो ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और इसके बीच में फॉल होने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो ये बताते हैं कि आप किस इनकम बजट में आप कितना सामान ले सकते हैं। अब बजट लाइन को हम प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, प्राइस आउटले लाइन, एक्सपेंडिचर लाइन, बजट कॉन्स्ट्रेंट और कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एक बजट को निकालेंगे कैसे। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जब आप कोई चीज़ लेने के लिए निकलते हैं घर से, तो आपके पास मनी है और आपके पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो आप लेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं आलू की और मिर्च की, तो आप 5 किलो आलू ला सकते हैं, बट आप 5 किलो जनरली मिर्च लेकर के नहीं आएंगे। तो हम किस तरीके से बजट को डिवाइड करेंगे कि हम रिक्वायर्ड कमोडिटी जो है उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को खरीद सकें। तो उसके लिए जो प्राइस है, 2 कमोडिटीज़ हमने मानी हुई हैं, एक्स और वाई। तो उसके लिए जो हम एक्स कमोडिटी है उसकी जो क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं उसको हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो वाई कमोडिटी है उसकी जितनी हम क्वांटिटी को परचेज़ कर रहे हैं उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल सम इट अप। तो जब हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें अपना बजट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बजट लाइन की कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। पहली बात तो ये है कि जो हमारा बजट है वो डिपेंड करता है इनकम पर और जो हम गुड्स कंसीडर कर रहे हैं उनके प्राइसेस पर। मान लीजिए आपकी कोई पर्टिकुलर इनकम है, एक लेबर है जो 500 रुपये दिन का कमा रहा है, तो वो अपनी जो क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स जो उसको परचेज़ करनी है वो उसी 500 रुपये के अंदर करेगा, तो उसी हिसाब से वो अपना बजट बनाएगा। अब कोई है जो 5,000 रुपये कमा रहा है, वो उस हिसाब से बजट बनाएगा। फॉर समवन हु इज़ अर्निंग 50,000 to 1 लाख एंड प्लस, तो जितना ज़्यादा या कम आपका इनकम होता है उस हिसाब से आपका बजट डिफाइन होता है। नेक्स्ट, गुड्स के प्राइस पर भी डिपेंड करता है। अगर गुड्स का प्राइस ज़्यादा है तो आप उसको कम लेते हैं। ये चीज़ हमने डिमांड में पढ़ी थी कि डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन होता है। जब सामान का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब सामान का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हम ये चीज़ डिमांड के ग्राफ में भी स्टडी कर चुके हैं कि जब प्राइस हमारा डिक्रीज़ होगा यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो हम राइटवर्ड शिफ्ट देखते हैं, और जब प्राइस इंक्रीज़ होगा यानी कि डिमांड घटेगी तो हम जब प्राइस इंक्रीज़ होगा या अगेन डिमांड घटेगी तो हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखते हैं। विच मीन्स किसी भी केस में हमारा बढ़ने पर राइटवर्ड शिफ्ट है और घटने पर लेफ़्ट साइड को शिफ्ट है। तो वही चीज़ बजट लाइन में भी बताई गई है कि बजट लाइन आपकी राइट को शिफ्ट करेगा अगर इनकम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है या जो आपके गुड्स हैं उनका प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही बजट लाइन आपका लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेगा अगर जो आपका इनकम है वो डिक्रीज़ कर जाता है या जो गुड्स हम ले रहे हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम इसको इस ग्राफ से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे 3 कर्व्स दिए हुए हैं, यानी कि ये इंडिफरेंस मैप है। तो इसमें जो हमारा इंडिफरेंस कर्व जा रहा है, इंडिफरेंस कर्व 2, उसमें हम पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम देखते हैं जहाँ पर हमारी बजट लाइन जो है वो इस पर टेंजेंट है, तो हमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिलता है। अब हम इसको स्टडी करेंगे फर्दर डिटेल में।
पहले हम बात कर लेते हैं बजट लाइन की ही। बजट लाइन में हम शिफ्ट की बात कर रहे थे। तो बजट लाइन में शिफ्ट आपका हमने दो केसेस में पढ़ा, या तो जो आपका गुड्स है उनका प्राइस घट या बढ़ रहा है, या जो आपकी इनकम है वो घट या बढ़ रही है। तो हम बात करते हैं, पहले एक गुड को मान लेते हैं। एक्स एक्सेस पर हमने प्लॉट किया हुआ है बी को, और वाई एक्सेस पर हमने प्लॉट किया हुआ है ए को। तो हमने कहा था कि यदि किसी का प्राइस हमारा जो है वो इंक्रीज़ करेगा, किसी गुड का प्राइस इंक्रीज़ करेगा, तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देखेंगे। अब मान लेते हैं कि हम पहले 8 यूनिट्स ऑफ ए को कंज्यूम कर रहे थे और 12 यूनिट्स ऑफ बी को कंज्यूम कर रहे थे। नाउ दैट बी का प्राइस बढ़ गया है। अगेन जब प्राइस आपका बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिमांड डिक्रीज़ हो गई, हम 12 से 8 पर आ गए, तो हमें एक नया ग्राफ मिल गया जो हमारा 8 से 8 के बीच में रन कर रहा है। अब हम बात करेंगे वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है सिमिलर बजट में मूवीज़ और टी शर्ट के बीच में। मतलब कि एक पर्सन का एक पर्टिकुलर बजट है, उसमें उसको मूवी भी देखनी है और शॉपिंग भी करनी है अपने लिए। तो जब उसका बजट $56 का है और मूवी की टिकट जो है वो $7 की है, तो उस केस में वो 8 टिकट्स मूवी की ले पा रहा है। बट अगर मूवी की टिकट जो हैं वो बढ़ गई, यानी कि उस अब जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। अगेन प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि बजट तो अभी भी $56 का है, बट मूवी की टिकट अब 14 की हो गई, तो अब वो डिफरेंस आ गया, तो वो 8 से 4 पर आ गया है। नाउ विल टॉक अबाउट इनकम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बजट लाइन पर। जब इनकम घटती है या बढ़ती है आपकी, तो पैरेलल हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका बजट है $42 का जो कि दिया हुआ है, और ऊपर शेडेड लाइन है जो आपका बजट दिखा रही है $56 का। तो जब आपकी इनकम घट जाती है तो आप अपना बजट भी घटा लेते हैं। तो जब बजट आपका घट कर के 42 हो गया है, तो हम देख रहे हैं कि जो बजट लाइन है वो लेफ़्ट शिफ्ट कर गया है। तो दिस शोज़ कि ये डिक्रीज़ हो गया है। ऐसे ही अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो हमारा बजट लाइन एक हम पैरेलल और ड्रॉ करते हैं जो कि राइट वर्ड शिफ्ट दिखाता है। हम बात कर चुके हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ की पहले ही, वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा दी गई हैं कि ये नेगेटिव स्लोप्ड होता है, लेफ़्ट टू राइट रन करेगा। अगेन हम इसको ग्राफ में देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये नेगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये लेफ़्ट से राइट में मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप्ड है, ये ओरिजिन से हमारा कॉन्वेक्स है, और साथ ही में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज़ कर रहा है। अब जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जो कि हमने इंडिफरेंस मैप में देखा कि जब हम इंडिफरेंस मैप को ड्रॉ करते हैं उस केस में हमारे जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं किसी भी हालत में। नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान देने वाली ये है कि जब हम एक इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो एक्सट्रीम जाने पर वो आपका पैरेलल हो जाएगा पर कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। अब हमने पहले ही स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम का टॉपिक, अब हम उसको यहाँ पर फॉर्मूला बेसिस पर भी समझ लेंगे। हमने बात करी थी कि जब हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को, तो जहाँ पर दोनों मीट कर रहे होते हैं, जो उनका टैंजेंट पॉइंट होता है, वो आपका इक्विलिब्रियम देता है। विच मीन्स कि एक पर्टिकुलर बजट जो आपका दिया गया है, मान लीजिए पी और क्यू के बीच में, उसमें हम जो पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें यहाँ इंडिफरेंस कर्व में मिल रही है, हम उसको उस बजट में ऑप्टिमम पैसा दे करके ले सकते हैं। तो यही चीज़ हम फॉर्मूला में देखते हैं। ये चीज़ हमारा ये बता रहा है, जैसे कि हम ग्राफ से दोबारा देखेंगे कि पहले वाले का स्लोप क्या देता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट का स्लोप क्या देता है हमारा, इन्वर्स प्राइस रेशियो। तो जहाँ पे मीट करे दैट इज़ इक्विलिब्रियम, मतलब कि जहाँ पे इन दोनों चीज़ों का स्लोप बराबर है। तो यही चीज़ यहाँ पर दी गई है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो इक्वल होना चाहिए टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, विच मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू इन्वर्स प्राइस रेशियो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स,
एन इनवर्स प्राइस रेशियो विल बी प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो ये हमारा बराबर हो जाता है। ये हमने निकाला कहाँ से है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दैट विल गिव प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स। ये चीज़ हमने स्टडी करी थी बजट लाइन पे। ये हमारा टोटल बजट दे रहा था, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर नाउ वील टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस जो हमारे इंडिफरेंस कर्व की रहती हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है आपका कुछ फिनोमिनल्स जो हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में चलते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करता है। पहला, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर सरप्लस। देन ये सप्लाई कर्व ऑफ लेबर को समझने में हेल्प करेगा। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कई टॉपिक होते हैं जिनको समझने के लिए इससे मदद मिलती है। फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इससे बेटर समझ में आते हैं। ये आपका फॉरेन ट्रेड में कितना गेन हुआ है इससे ये समझने में हेल्प करता है। ऐसे ही इसके कई सारे और बेनिफिट्स हैं जो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू।